हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सब? आई एम अमित एंड वेलकम टू आवर जेपी फाउंडेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। और जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियोज में पढ़ रहे थे कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी तक एक वीडियोज अभी अपलोड नहीं हुई है और रिकॉर्ड तो मैंने कर दिया था, मतलब हो गया था, दे दिया था। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसकी वजह से शायद अपलोड नहीं हुआ है। आपको एक दो दिन में वो भी मिल जाएगा, मतलब आज की जो क्लास होगी वो तो मिलेगी मिलेगी, वो भी पिछली वीडियो भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं एज अ क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए तो सबके सबके एग्जाम्स तो आ ही गए हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चला गया था, सेल ऑर्गेनल्स चल रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि सेल ऑर्गेनल्स एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, तो उस सेल ऑर्गेनल्स का मतलब मैंने आपको पहले से बता रखा है कि द सेल्स विच प्रेजेंट विद इन द सेल्स एंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, very important function for the all cells or the all tissues or the all particular organs। ठीक है, इतना मैंने आपको बता रखा हो पहले से ही। तो उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में पढ़ भी रखा हुआ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, गोल्गी एपैरेटस क्या होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स का शायद नहीं हुआ तो उसे भी करा दिया जाएगा, बट हाँ इतना है कि आपको सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, बाय गॉड सबको मिल जाना है। और क्लास को देखने के बाद आपको समझ में आ जाए कि नहीं यार सही है, अब इतना तो होना ही चाहिए। अगर क्लास 9th में पढ़ रहे हम लोग और ये सब चीज़ें मिस कर दे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देख के लग गया आपको क्लास 9th के लिए। ठीक है, अब देखिए, दुनिया में 1% लोग धूप से जलते हैं, बाकी के सब तो एक दूसरे से जलते हैं। ये सही बात है ना? अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो आपको देख करके जलने वाले बहुत होंगे, नो डाउट। आप किसी से मतलब नहीं रख रहे हैं, कुछ भी नहीं रख रहे, लेकिन हाँ धूप में जलना तो पड़ेगा भाई। अगर सूरज जैसा तपेंगे ना, सच में कह रहे हैं, आपका एक वर्चस्व ही अलग होगा, आपकी पहचान ही अलग होगी। और उसका मतलब भी तो यही है कि भाई हम जब जल रहे हैं तो जाहिर सी बात है चमकेंगे, तो ऑलमोस्ट अच्छे से चमकेंगे। तो क्लास 9 के जो बैच है, जो क्लास 9 क्लासेस है, सेशन है, वो आप अच्छे से समझ रहे हैं कि यार नहीं ठीक है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को अच्छे से देखा जा रहा है। तो चलते हैं हम लोग अपने सेल ऑर्गेनल्स पे। तो जो पहला ही सेल ऑर्गेनल्स है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आपको पता है कि यार जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपको पता है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों है भाई? इसका तो स्पेशल फीचर यही है, बिकॉज ऑफ दे आर एबल टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, किस फॉर्म में होता है एनर्जी? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, एटीपी का मतलब क्या होता है आपको पता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, अब एक आता है एडीपी, इसका भी जान लीजिए, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। देखिए कभी कभी एग्जामिनर आपको टेस्ट के लिए भी दे देता है कि यार बच्चे ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। देखिए एटीपी, एडीपी, एएमपी सब कुछ रहेगा। एडनोसिन जहां डाई लिखा है ना वहां मोनो लिख दीजिएगा, मोनोफॉस्फेट। ठीक है, क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको पता है ना कि जो एटीपी होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉइन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कॉइन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो जो पावर हाउस ऑफ द सेल है उसमें जो पावर मिलती है वो कहाँ है? एटीपी में है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअली ऐसा है क्या कि जिसके वजह से एक स्पेशल परफॉर्मेंस की जाती है? हाँ, उसके अंदर एक स्पेशल परफॉर्मेंस करने की एबिलिटी ही होती है। क्योंकि आपको पता है कि जो जितनी भी बड़ी बॉडी हो, चाहे जिसकी चाहे वेल मछली हो, चाहे एक नॉर्मल एक इंसेक्ट्स हो, तो उन सब के अंदर अगर सेल्स है तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है ही है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो वहाँ तब तो जाके आपको देखने को मिल रहा है क्या? एक
एनर्जी, और वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है उसके वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये कैसा ऑर्गेनल से, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर खुद का अपना डीएनए भी होता है, तो एक एक चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जो भी चीज होगी सब कुछ ए टू जेड मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। सबसे पहले तो डिस्कवरी किसने किया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया की, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया वर डिस्कवर्ड फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द स्विस एनाटोमिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट अल्बर्ट वॉन कॉलिकर इन 1857। देखिए हर एक क्लास में स्टूडेंट्स के मन में डाउट ये होता है कि यार ये हो तो गया, बट इसका डिस्कवरी किसने किया था। देखो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, इसको समझ जाओ आप। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर हम देखें तो इसका मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी, ठीक है। जो इंटरनल ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं वो एनाटॉमिस्ट होते हैं, और जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या हमारे पास, जो एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी जो भी कर सकते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर ही मैं बोल रही हूँ कि वो क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल इंटरनल एनाटॉमिस्ट भी है और फिजियोलॉजिस्ट भी है। वो कौन है, अल्बर्ट वॉन कॉलिकर इन 1857, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। माइटोकॉन्ड्रिया अगर सिंगुलर बोलेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। मैंने जैसा बोला ना, सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स। तो आपके मन में आना चाहिए कि जो यार यूकैरियोटिक सेल्स है वो क्या है, हम और आप ही तो हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द मल्टी सेलुलर्स, ठीक है। अब देखिए दे आर द ऑफन कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी मैंने आपको बताया कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं उसको, बिकॉज they generate most of the cell's energy in the form of adenosine triphosphate ATP through the process is called the cellular respirations। अच्छा एक चीज थोड़ी सी गलती होगी ना, यहाँ पर मैंने आई कर दिया हुआ है, इसको ई कर लीजिएगा, ठीक है। हो जाता है भाई कभी कभी एडिनोसिन, ठीक। अब देखिए एटीपी क्या होती है, इज अ सेल्स एनर्जी करेंसी। मैंने बोला आपको ना कॉइन ऑफ एनर्जी बोलते हैं इसको, यूज फॉर एक्टिविटीज लाइक मोमेंट्स, ग्रोथ एंड रिपेयर। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड और द ओवल इन शेप्ड एंड कैन वैरी इन साइज, टिपिकली 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन द डायमीटर्स। तो ये चीजें आपके समझ में अच्छे से होना चाहिए कि यार इसका डिस्कवरी किसने किया हुआ है, ये किस टाइप का सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल ऑर्गेनल्स है, सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन हाउस है, इसके अंदर जो मेन एनर्जी है टिपिक किस फॉर्म में जा रही है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो आई होप क्लियर है। चलिए देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हैव द यूनिक स्ट्रक्चर विथ 2 मेम्ब्रेन्स, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन होता है। यहां पर देखिए आउटर मेम्ब्रेन, ये लिखा ना आपको आउटर मेम्ब्रेन, मैं आपको ऐसे बना दे रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए स्मूथ एंड परमिएबल, ये कैसा था, काफी परमिएबिलिटी होती है, मतलब किसी चीज को पास ऑन करने की इसकी एबिलिटी हो सकती है। और इट एनक्लोज द ऑर्गेनल्स एंड अलाउ द स्मॉल मॉलिक्यूल टू पास थ्रू, ठीक है। मैंने भी बोला ना ये पास थ्रू मतलब पास करने के लिए काम आती है। तो ये मेन यही काम होता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, काफी स्मूथ है और परमिएबल है। इनर मेम्ब्रेन देखिए फोल्डेड इनटू द स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रिस्टी। ये आपको फिंगर दिख रही है, इस फिंगर के बीच में जो कोई स्पेस दिख रहा है ना, ये जस्ट लाइक ए क्रिस्टी है, ठीक है, इससे रिजेंबल करेगा। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। और ये क्या करता है, बढ़ता जाता है, मतलब अभी ऐसे फिर ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है। तो ये बढ़ने का क्या पर्पस है, जब एनर्जी ज्यादा होती है तो क्या बनता है, हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मेशन ज्यादा करना है। दिस मेम्ब्रेन इज less permeable and contains the proteins involved in a respiration। और इनका जो काम होता है ना वो रेस्पिरेशन में हेल्प करना होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में। आप सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उसके खाना के बाद जो एनर्जी कंज्यूम होती है ना, तो उसके बाद
भाई जाहिर सी बात है, बॉडी का परफॉर्मेंस है तो वहां पर तो एनर्जी चाहिए चाहिए। जब एनर्जी चाहिए होता है तो क्या होता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब देखिए एंटर मेम्ब्रेन स्पेस, एक स्पेस और आ रही है आपके पास इन बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच होती है, द एरिया बिटवीन द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। मैट्रिक्स, द इनर मेम्ब्रेन फ्लूइड फिल्ड स्पेस कंटेन एंजाइम्स डीएनए एंड राइबोसोम्स। एक चीज याद रखिएगा कि वो कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें अपना खुद का डीएनए होता है, तो भैया इसमें डीएनए होता है, ये एकदम अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इनका खुद का डीएनए होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। लिख सकते हैं आप सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो विच सेल ऑर्गेनल्स हैव द ओन डीएनए, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अनेक और भी आता है, प्लास्टिड्स भी आता है, राइबोसोम भी आता है। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर्स, ये मैंने आपको पहले से बना रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर मैंने वहां से उठाया हुआ है, तो यहाँ पर नाम लिखा, तो इससे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मैं चाहता इसको इरेज भी कर सकता था, बट मैंने ऐसे एज वन छोड़ दिया इसको, क्योंकि देखने में काफी अच्छा लग रहा था डायग्राम से, तो मुझे भी लगा नहीं यार डायग्राम अच्छी रहनी चाहिए। ये आपको दिख रहा है डायग्राम, पूरा लेबल डायग्राम दिख रहा है आपको। ये देखिए इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये डीएनए है, ये डीएनए को दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में। ये स्पेस दिख रही है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो आउटर और इनर के बीच में होती है। राइबोसोम्स में है, ये मैट्रिक्स जो इसमें आपको थोड़ा ग्रे कलर का दिख रहा है, आपको बहुत डार्क दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये क्रिस्टी है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। मस्त डायग्राम है, अच्छे से बनाएगा, आप लोग भी ऐसे बनाएगा एज यूजुअल सच। ठीक है, तो अपना नाम रखिएगा, वेदांत मत रखिएगा, अपना नाम रखिएगा आप लोग। क्लियर है, डायग्राम काफी अच्छा है। चलिए फंक्शन देखिए क्या होता है। फंक्शन, द मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एटीपी थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए जो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड विच इन्वॉल्व द ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करता है। क्लियर है? अब देखिए दिस प्रोसेस हैज टू स्टेजेस लाइक द ग्लाइकोलिसिस in cytoplasm, Krebs cycle in matrix and electron transport system in the inner membrane। ये जो आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या क्रेब्स साइकिल या फिर ग्लाइकोलिसिस, ये आपके क्लास में नहीं है, बट मैंने रखा हुआ क्योंकि वो पता होना चाहिए कि जो एनर्जी का फॉर्मेशन होती है ना, वो एक्चुअली इन्हीं तीन साइक्लिक प्रोसेस के होने के बाद होती है। ठीक है, तो खाना हम लोग कितना भी खा ले, अगर ये प्रोसेस ना होना तो एनर्जी हमारे बॉडी में नहीं बनेगी, तो ये चीज याद रखिएगा। कुछ अदर फंक्शन देख लीजिएगा। रेगुलेटिंग द सेल मेटाबॉलिज्म, स्टोरिंग कैल्शियम आयंस, ये स्टोर करता है, किसे कैल्शियम आयन को भी स्टोर करने का काम करता है। एंड जनरेटिंग द हीट इन सम सेल्स, और क्या होता है, हीट भी जनरेट करने का काम करता है, मतलब बॉडी को हीट करने का भी काम करता है। इन्वॉल्व सेल्स इन सिग्नलिंग एंड एपोटोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ, और अगर देखा जाए तो हमारे पास सेल को डेथ करने का भी काम करता है ये। तो ये चीज एपोटोसिस याद रखिएगा, एपोप्टोसिस, सेल डेथ का मतलब जो काम करने वाला था ये भी काम करता है। आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया से इतना डिटेल तो कोई नहीं देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए प्लास्टिड्स। ये भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल से, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, तो आप अच्छे समझने की इसको भी कोशिश करिएगा। ठीक है, सबसे पहले डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। टर्म एंड क्वाइंड बाय द अर्नेस्ट हैकल्स इन 1866। ये काफी अच्छे से रखिएगा ध्यान में। ठीक है, क्योंकि ध्यान में रहेगा तभी आपके दिमाग में रहेगा, नहीं तो क्या हुआ भैया, बस चलो चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे। तो चीज़ों को अच्छे से रखिएगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो ऐसा ना कि उस टाइम लाइव क्लास में दिक्कत हो जाए आपको। प्लास्टिड्स क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन, देखिए ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है, एंड दैट कंटेन देयर द
ओन डीएनए, ये भी देखिए यहां पर अब भी माइटोकॉन्ड्रियम भी है और इसमें भी है, तो आपको मिला ना यहाँ पर 2 सेल ऑर्गेनल्स मिल गए आपको। देम रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, और ये रेप्लिकेशन भी क्या करते हैं, इटसेल्फ कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि विच 2 सेल ऑर्गेनल्स दैट हैव द ओन डीएनए दैट कैन हैव एबल टू इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटेड। ठीक है, तो आप इजिली यहां पर आंसर करना सर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड्स द 2 सेल ऑर्गेनल्स दैट हैव द ओन डीएनए and have able to replicate independently. That's why they are called the semi-autonomous cell organelles. Clear होगा? ठीक है, अब देखिए they are the absent in the animal cells. इसकी खास बात है कि प्लांट सेल्स में ही पाया जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता, क्योंकि इसके अंदर स्पेशलिटी तो ये होती है कि जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा वहां पर होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो उसमें अंदर नहीं होगा, तो एनिमल तो पाया नहीं जाएगा। देखिए एंड फंगी में भी एब्सेंट होता है, बट एसेंशियल फॉर द प्लांट्स लाइफ प्रोसेस लाइक द फोटोसिंथेसिस एंड द स्टोरेज। ठीक है, तो आपको पता है ना कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसको भी स्टोरिंग करने का भी काम करना चाहिए, क्योंकि खाना बनेगा तो जाहिर से स्टोर करने कौन काम करेगा, तो यही करता है। ठीक है, अब देखिए plastids evolved from the unseen photosynthetic bacteria through endosymbiosis similar to the mitochondria. They are vary in shape, spherical or ovoid, discoid and most abundant in the green parts of the plants. देखिए शेप का तो बहुत कम पूछा हुआ है, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा हुआ है कि कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो प्लास्टिड्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप अच्छे से। ठीक है, देखिए प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स एंड देयर फंक्शन। इसको जो क्लासिफिकेशन किया गया ना, इसको 3 पार्ट में किया गया है, तो आप देख सकते हैं अगर उस यहां पर तो लिखा हुआ है, मैं आपको यहीं से बता देता हूं, फिर अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पहला मैं यहां पर पॉइंट दे दे रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं एंड कंटेन क्या करते हैं, क्लोरोफिल फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड दे आर कन्वर्ट सनलाइट इनटू द एनर्जी, और क्या करते हैं सनलाइट को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्टेबल करते हैं। दूसरा हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट, colored plastids yellow, orange, red that give the color to the flowers, fruits and leaves. They attract pollinators and protect against UV lights. ठीक है, ये करता है UV लाइट से प्रोटेक्ट भी करता है हमें। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट, ये आपका थर्ड हो जाएगा यहां पर, ल्यूकोप्लास्ट colorless plastids for the storage. Subtypes include the amyloplast, स्टार्च स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट ऑयल स्टोर करता है एंड द एलोरोप्लास्ट ये प्रोटीन स्टोरेज करता है। देखिए ये किसके पार्ट्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट के। अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड, देन यू कैन आंसर दे आर द बेसिकली 3 टाइप्स, बट आफ्टर ऑल द ल्यूकोप्लास्ट हैव further classified into 3 forms. Firstly is the amyloplast, they are able to store the starch. Elioplast, they are able to store oils, and aleuroplast, they are able to protein storage. ये याद रखिएगा आप। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, आउटर मेम्ब्रेन परमेबल, अलाउ टू सब्सटेंस एक्सचेंज, इनर मेम्ब्रेन्स कंट्रोल द एंट्री ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, ये कंट्रोल करने का भी काम करता है यहां पर। ये देखिए आपका डायग्राम है, आउटर मेम्ब्रेन ये आपको दिख रहा है यहां पर, दिस वन, इंटर मेम्ब्रेन दिस वन, इनर मेम्ब्रेन दिस वन। देखिए इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक मेम्ब्रेन जा रही है, इसको बोलते क्या, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इन बिटवीन द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन वेयर इज स्पेस आर प्रेजेंट दैट वी कॉल्ड एज द इनर मेम्ब्रेन। स्टोमा, दिस इज द ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर बहुत आपको दिख रहा है यहां पर, ये एक्वस फ्लूइड रीजन होता है। ये आपको दिख रहा है, आपको कॉइन जैसे यहां पर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। इनसाइड ऑफ द थैलाकोइड्स, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको थैलाकोइड दिख रहा है आपको, इनसाइड ऑफ द थैलाकोइड्स। ये देखिए आपको लामेला, ये आपको जो बाउंडेड किया ना यहां पर हल्का सा, इसको लामेला बोलते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर ग्रीन डार्क कलर से आपको क्या बोलते हैं, थैलाकोइड बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रही है पूरी ग्रैनम रीजन, ये ग्रैनम को स्टैक्स ऑफ द थैलाकोइड्स बोलते हैं, मतलब जो बंचेस आपको दिख रही है ना, ये पूरा थैलाकोइड्स कहलाता है। ये है आपका किसका, प्लास्टिड्स का डायग्राम। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। फंक्शन देख लीजिएगा,
फोटोसिंथेसिस बेसिकली परफॉर्म एज हमारे किसी की जो फोटोसिंथेसिस में ही हेल्प करता है वो, लेकिन इसका मेन काम क्या होता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन देखिएगा करेगा। क्लोरोप्लास्ट कैप्चर द लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। स्टोरेज में ल्यूकोप्लास्ट स्टोर स्टार्च फैट एंड प्रोटीन्स फॉर द प्लांट ग्रोथ, अभी आपने पढ़ा जस्ट एलियोप्लास्ट में। पिगमेंट सिंथेटिक, क्रोमोप्लास्ट प्रोड्यूस एंड स्टोर पिगमेंट्स फॉर द कलरेशन, आपने भी देखा भाई कलरेशन के लिए हेल्प करता है ये। अदर रोल्स इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स प्रोडक्शन एंड द रिस्पॉन्डिंग टू environmental signals. Plastids can interconvert for the chloroplast turning into chromoplast during the fruit ripening. ये देखिए यहाँ पर काम ये भी करता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वही टर्न करता है किस फॉर्म में, क्रोमोप्लास्ट में करता है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी फ्रूट्स होता है ना, जब वो रिपेन स्टेज में जाता है तो उसका कलर चेंज होता है, ठीक है, तो ग्रीन से वो येलो बन जाएगा, ग्रीन से वो ऑरेंज बन जाएगा, तो वो क्या कर रहा है, वो रिपनिंग स्टेज में जा रही है। क्लियर हो गया? आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा भाई। देख रहे हैं तो अगर न्यू हो तो जाहिर सी बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरे जो भी रिलेटेड अपडेट होंगे आपको मिलते रहेंगे। और अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर तो बनता है भाई, आपको जो करना है कर लीजिएगा इसके ऊपर, क्योंकि इतना तो बनता ही है, ठीक है। लाइसोसोम्स देखिए, इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड्स ऑफ बैग्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम में पक्का मान के लिए मिलता ही रहता है, आपको देखने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। डिस्कवरी देखिए, लाइसेंस को डिस्कवरी किसने किया था, क्रिश्चियन डी डोब इन 1955। देखिए मैंने इसीलिए आप सबका जो डाउट होता है कि इसकी डिस्कवरी किसने किया, मैंने इसको जरूर ध्यान रखा है कि आपके क्वेश्चंस को आने से पहले मैंने इसको सॉल्व कर देना है। देखिए लाइसोसोम्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, किसमें पाया जा रहा है ये, साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है किसके, यूकैरियोटिक सेल्स के। एंड दे कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि स्पेशल एंजाइम्स को कंटेन किया रहता है, और ये सारे एंजाइम क्या करता है, यहां पर डाइजेशन में हेल्प करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर बड़े? चलिए अब देखिए, दीज एंजाइम्स आर प्रोड्यूस बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है ना किससे होता है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ये चीजें ध्यान से रखिएगा क्योंकि कंपटीटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। एंड पैकेज्ड बाय द गोल्गी अपरेटस, और ये जो इसकी पैकिंग होती है वो कौन करता है, गोल्गी अपरेटस करता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि अरे अच्छा एक बात बताओ, जो डाइजेशन एंजाइम है ना उसको कौन बनाता है, तो आपसे कहना सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, ठीक है यार बना तो दिया, लेकिन उसको पैक करके रखता कौन है, तो गोल्गी अपरेटस रखता है। क्लियर है? चलिए, लाइसोसोम्स आर द मोर कॉमन इन द एनिमल सेल्स देन इन द प्लांट सेल्स, आर पॉलीमॉर्फिक मीनिंग दे कैन चेंज इन शेप, इसका जो शेप होता है ना वो फिक्स नहीं होता, वो चेंजेबल होता है, मतलब चेंज होता रहता है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, they are often called suicidal bats because if they burst due to the cell damage their enzymes can be digest entire the cells, ठीक है, दैट्स वाई इसको आप अच्छे से पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन होती है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम का क्या स्ट्रक्चर है, लाइसोसोम्स आर द स्फेरिकल और ओवल इन स्ट्रक्चर्स विद सिंगल मेम्ब्रेन, ये कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है, ठीक है, एंड मेम्ब्रेन अ सिंगल लिपिड्स bilayer that enclose the organelles and protect the cells from the own digestive enzymes, और इसके अंदर पता है कि जो इसकी लेयर होती है ना उस एंजाइम से इसको बचा के रखती है, क्योंकि पता है कि अगर ये अपने खुद के लेयर कॉन्टेक्ट में गया ना तो इसको भी डाइजेस्ट कर देगा, ये इतना मतलब ये पावरफुल होता है, इसीलिए इसको प्रोटेक्शन का भी काम करता है। इंटीरियर देखिए, जो ल्यूमेन होती है फिल्ड विथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, अभी हम लोग एंजाइम्स की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी एंजाइम होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती है, ठीक है। एंड अबाउट द 50 टाइप्स, 50 तरह के सोच लीजिए, लाइक एसिड्स, फॉस्फेटेज दैट वर्क इन द एसिडिक एनवायरमेंट्स, पीएच अराउंड 5, और इसका जो पीएच होता है ना वो 5 होता है, एंड साइज टिपिकली देखो 0.1 से लेकर 1.2 माइक्रो मीटर्स इन द डायमीटर्स के आसपास होता है, ठीक है, क्लियर।
ये है आपका लाइसोसोम्स, आपको दिख रहा है यहां पर, ये देखिए, ये बीच में लेयर मेम्ब्रेन आउटर है, ये लिपिड्स की लेयर दिख रही है आपको, ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आउटर में दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये जो एंजाइम्स है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लिपिड्स की लेयर हो रही है, बाई लेयर हो रही है, और ये क्या कर रहा है इसको, अगर ये ब्रेकेबल हो गया तो ये पूरी लेयर को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। इसके लिए क्या होता है, ये बीच में लेयर पाई जाती है कि ये अपने ही चीजों को तो कम से कम बचा रखे, बाकी जो खा रहा है खाने दो, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, सुसाइड्स ऑफ बैग्स बोलते हैं। क्लियर? आई होप इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी। डायग्राम भी ऐसे ही बनाइएगा आप लोग, ठीक है, एग्जाम्स के लिए। फंक्शन देखिएगा, intracellular digestion break down the complex molecule like the proteins, lipids, carbohydrates and nucleic acids into the simpler forms using the hydrolytic enzymes। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है इसका मेन काम क्या होता है, किसी भी चीज को ब्रेकेबल करना, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो यही कर पाता है। और हम बात करते हैं वेस्ट रिमूवल्स, ठीक है, डाइजेस्ट वॉज नॉट आउट सेल डैमेज, सेल ऑर्गेनल्स, ऑटोफैगी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटोफैगी बोलते हैं, एंड फॉरेन पार्टिकल्स like bacteria, heterophagy and cellular debris keep the cells clean। और इसका मेन यही काम होता है कि सेल्स को क्लीन करना है, ठीक है, चाहे वो ऑटोफैगिक थ्रू हो चाहे हेटेरोफैगिक थ्रू हो, वो करना इसी का काम होता है, इस चीजों को क्लीन अप करने का। डिफेंस में देखिए, डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग पैथोजन सच द वायरस एंड द बैक्टीरिया, रिसाइकलिंग में भी काम करता है, ठीक है, रिसाइकल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड मटेरियल टू द सेल्स यूजेस। इसका रिसाइकलिंग का भी प्रोसेस यही होता है। अगर आपको पता है कि यार नहीं ये चीज ऐसे कर रहा है तो यहां पर मेरे को दोबारा यूज करने को मिल जाएगा, तो ये रिसाइकलिंग का भी प्रोसेस करता है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया आपको? याद रखिएगा, प्लास्टिड्स खत्म, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म, लाइसोसोम्स खत्म, ठीक है। ये देखिए सेंट्रोसोम्स, डिस्कवरी किसने किया वो पहले ये देख लेते हैं। सेंट्रोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय द थियोडोर बावेरी इन 1888, ठीक है, Theodore Boveri in 1888। Centrosomes are the membraneless organelles located near the nucleus in the animals cells। देखिए काफी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ सेल ऑर्गेनल्स का टाइप है तो आपको देखने को मिल जाएगा, पढ़ने को मिल जाएगा, ऐसे थोड़ी नहीं है तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, नहीं पढ़ना तो इसको भी है। एंड दे एक्ट एज द मेन माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज सेंटर्स, ठीक है, हेल्पिंग टू असेंबल एंड एंकर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर पार्ट ऑफ द सेल्स साइटोस्केलेटन, ठीक है, जो साइटोस्केलेटन का मेन पार्ट होता है उसको बनाने का जोड़ने का काम करता है कौन, सेंट्रोमियर करता है, ठीक है, ठीक है। चलिए each centromere contains the pair of centrioles and is essential for maintaining a cell shape and facilitating the movement within the cells। मेन इसका काम क्या होता है, सेल्स के शेप को बनाना प्लस मूवमेंट कराना बहुत जरूरी होती है। अगर मूवमेंट हो रही तो आप किसी भी चीज को देख सकते हैं किसी फिक्स वे में, और इसको एक सेल से दूसरे सेल्स में पास ऑन करना है तो कौन करेगा भाई, तो सेंट्रोमियर का काम करना होता है, ठीक है। देखिए एनएनसीईआरटी देखिए, दे आर द हाईलाइटेड इन द, अच्छा ये तो भाई पॉइंट मिला है, सेल डिवीजन के बारे में बात कर रहा था वो। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम देखिए, अ सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 centrioles, cylindrical structures arranged in the perpendicular and each other at the right angles, and each centriole is the made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils, triplets and out of the tubulin proteins arranged in the cartwheel patterns organized। अगर हम कर लेते हैं यहाँ पर सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि सर ये आपका सेंट्रियोल्स का पैटर्न है और इसमें जो सेल्स होती हैं वो आउटर और इनकी बात करें तो ये 9+0 का वे में होंगे, मतलब ऐसे 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 लगेगा। इसको बोलते हैं हम लोग जो प्रोटीन है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स वो 9+0 का पैटर्न इसी तरीके से बन जाएगा आपको, ठीक है, ये वाला। चलिए the central part is the proteinaceous hub connected to the triplets by the radial spokes, ठीक है। ये है आपका सेंट्रोसोम, आपको दिख रहे हैं यहां पर माइक्रोट्यूबुल ट्यूबलेट्स, ये आपको दिख रहा है यहां पर बना हुआ है, यहां पर डॉटेड सेंट्रियोल्स, ये जो बीच में आपको दिखने मिला है, प्रोक्सिमल एंड्स, इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स, मदर सेंट्रियोल्स, ये दिस वन,
ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को पढ़ाने को मतलब नहीं मिलता हम लोग क्लास में, लेकिन हाँ ये है कि ये भी काम करता है, बॉडी के स्केलेटन को शेप को देने में हेल्प करता है ये भी, ठीक है। और चीज़ों को आपको देख सकते हैं यहाँ पर, फंक्शन देख लीजिएगा इसका। ऑर्गेनाइजेशन सर्व एज द मेन साइट्स फॉर assembling microtubules which provide the structural support and the enable to intercellular transport। मैंने ये भी बोला आपको कि ये शेप वगैरह प्रोवाइड करने में हेल्प करता है काफ़ी। और सेल डिवीजन ड्यूरिंग द माइटोसिस द सेंट्रोसोम्स duplicates and the two centrosomes move to the opposites पोल्स ऑफ द सेल्स फॉर्मिंग द स्पिंडल फाइबर्स। अगर मैं आपको बात करूं कि जब सेल डिवीजन बात करेंगे ना, वहाँ आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे दो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे सेंट्रोमियर डुप्लीकेट हो रहा है, कैसे अपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं, वो ए टू जेड हम लोग वहाँ पर देख लेंगे। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। और जहाँ तक हमें पता है कि स्टूडेंट्स के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट चीज़ें होती है, रिक्वायर्ड चीज़ें होती है ना क्लास के लिए, वो इसमें इनफ है। और उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे खासे होंगे। और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा रिलेटेड, उसमें हम लोग इसको कंफर्म कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। तो ओवरऑल लगभग हम लोग की क्लासेस फिनिश ही होने वाली है। और अच्छे रहिए से, मस्त रहिए। जय माता दी, राधे राधे।